हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 स्वतंत्रता एवं समानता। उसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हुए हम स्वतंत्रता के अगले बिंदु पर बात करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यहाँ पर हम स्वतंत्रता के विविध रूप पढ़ रहे थे, जिनमें हम 8 रूप पढ़ चुके थे, जिसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद आपके नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, साथ ही आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। यहाँ तक हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके थे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होती है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता की हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता एक इस प्रकार की स्वतंत्रता होती है जिसके अंतर्गत राष्ट्र पर या नागरिक पर किसी प्रकार का बाहरी कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात संप्रभुता उस राष्ट्र उस नागरिक के पास होती है, सर्वोच्च शक्ति उस राष्ट्र उस नागरिक के पास होती है। अर्थात किसी प्रकार से उस पर बाहरी कोई नियंत्रण, किसी शासन व्यवस्था का नियंत्रण नहीं होता है। उपनिवेशवाद का ये स्वतंत्रता पूर्ण रूप से विरोध करती है। उपनिवेशवाद को ये स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अपना शत्रु मानती है। अगला आता है आपके संवैधानिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का 10वां रूप है। और संवैधानिक स्वतंत्रता की बात करें, संवैधानिक स्वतंत्रता क्या है? संवैधानिक स्वतंत्रता एक प्रकार से संविधान के द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं का संरक्षण करने वाली स्वतंत्रता होती है। अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देती है। अर्थात नागरिक को जो भी अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है और उन अधिकार और स्वतंत्रताओं का हनन किसी प्रकार से भी होता है तो उन स्वतंत्रता और अधिकारों का पूर्ण रूप से संरक्षण करना, उनको यथावत सुरक्षित बनाए रखना, ये संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रारूप कहलाता है। आज वर्तमान समय में हम भारत की बात करें तो भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 32 के तहत 6ठा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस अधिकार का अर्थ यही होता है कि संविधान में प्रदत्त जितने भी मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे, वर्तमान में 6 है। उन सभी मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं का किसी व्यक्ति के द्वारा हनन या शोषण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह नागरिक राज्य के उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका लगा सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय में अगर वह याचिका लगाता है तो अनुच्छेद 226 के तहत, और अगर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका लगाई जाती है। और इसके माध्यम से नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रताओं को पुनः प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने स्वतंत्रता के विविध प्रकार पढ़े। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक तत्व। अर्थात स्वतंत्रता तो हमें संविधान या प्रकृति प्रदान कर देता है, राष्ट्र प्रदान कर देता है, लेकिन उन स्वतंत्रताओं का हम उपयोग कब कर पाएंगे? कौन कौन सी योग्यताएं नागरिक के अंदर भी होनी चाहिए, तब जाकर उस स्वतंत्रताओं का उपयोग हो सकता है। जैसे पहला हम बात करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के प्रति जागरूकता। अर्थात जब तक नागरिक स्वयं अपनी स्वतंत्रताओं के प्रति जागरूक नहीं होगा, उनके बारे में जानेगा नहीं, उसको ये बोध नहीं होगा कि राष्ट्र या संविधान के द्वारा उसको क्या क्या स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, तब तक उसके लिए स्वतंत्रताओं का कोई महत्व नहीं होगा। दूसरा बिंदु, नागरिक की निडरता एवं साहस। अर्थात व्यक्ति नागरिक जो है वह पूर्ण रूप से निडर रहे, वह अपनी स्वतंत्रता अपने कार्य करने के लिए उसके अंदर साहस होना चाहिए। किसी प्रकार से वो भयभीत होकर अपना जीवन यापन ना करे या भयभीत होकर अपने कार्यों को ना करे। तीसरा हम बात करते हैं समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मनस्थिति में ये भावना होनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हो, प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार से जीने का अधिकार राष्ट्र में होना चाहिए। चौथा है स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है। अर्थात विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया, परंतु अगर वास्तविकता देखी जाए तो मानव को, नागरिक को स्वतंत्रताएं एक लोकतांत्रिक शासन में प्राप्त हो सकती है। जो स्वतंत्रताएं मानव को लोकतांत्रिक शासन प्राप्त होगी, वह स्वतंत्रता किसी भी शासन व्यवस्था में उसे प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसके बाद है स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक साथ ही नागरिकों को विशेष अधिकार नहीं देना। अर्थात राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करना, किसी प्रकार से कोई भेदभाव न करना, सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखना, समान अधिकार व स्वतंत्रताएं प्रदान करना। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से समता मूलक समाज। अर्थात आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को समानता प्रदान की जानी चाहिए, समान स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए। अगर लोगों के साथ आर्थिक भेदभाव किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी प्रकार से
स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। अगला है पक्षपात विहीन विधि का शासन, अर्थात जो कानून निर्माण किया जाता है, जो शासन व्यवस्था निर्माण की जाती है, वह किसी प्रकार से पक्षपात रूपी नहीं होनी चाहिए। अर्थात सभी लोगों के बीच में कानून की समानता होनी चाहिए, कानून समान रूप से बनाया जाए, कानून समान रूप से लागू किए जाए। प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात लोगों को प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखने, अपने विचारों को रखने, अपनी समस्याओं को रखने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लोग इसके महत्व को समझने का प्रयास करें। अगला है निष्पक्ष जनमत, अर्थात जब लोग मतदान करें, सरकार चुनी जाए तो उस समय लोग निष्पक्ष होकर अपना मतदान करें, सरकार चुने। अर्थात किसी भी दबाव में आकर, किसी भी बहकावे में आकर लोगों के द्वारा किसी गलत सरकार या शासक का निर्माण नहीं किया जाए। समाज में शांति व सुरक्षा का वातावरण, अर्थात लोगों को स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकेगी जब समाज के अंदर पूर्ण शांति प्रदान की जाएगी, सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न किया जाएगा, लोगों को आश्वासन दिया जाएगा कि वह सुरक्षित है, तब जाकर ही लोग स्वतंत्रता का महत्व समझ सकेंगे, स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात जो न्यायपालिका है, जो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसा भारत में आपको बताया गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है, और ये अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो निश्चित रूप से लोग भयभीत रहेंगे, अपराधों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, कानून का भय किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगा, अर्थात कानून एक अपराधी लोगों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र निष्पक्ष होना आवश्यक होता है। संविधानवाद, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त नियम कानूनों का पूर्ण रूप से उपयोग करे, उनका सत्कार करे, सम्मान करे और उन्हीं आधारों पर अपना जीवन यापन करे। किसी प्रकार से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास ना करे, क्योंकि संवैधानिक नियमों का अगर उल्लंघन करने का प्रयास कोई नागरिक करता है तो ऐसी स्थिति में उसके दुष्परिणाम भी नागरिक को स्वतः ही भुगतान करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए हमें इन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा, तब जाकर ही हम स्वतंत्रता के महत्व को बनाए रख सकेंगे, स्वतंत्रता के अध्ययन को बनाए रख सकेंगे। ये जो आप अध्ययन कर रहे हैं, ये वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 जैसी महामारी जो उत्पन्न हो चुकी है, पूरा विश्व से लड़ रहा है। भारत बहुत ही सुदृढ़ तरीके से और सुनियोजित तरीके से इसका सामना कर रहा है, और इसी कारणवश आज वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी गई हैं, जिसके वैकल्पिक रूप में ये ऑनलाइन अध्ययन व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए चलाई गई है, जिससे आप लोगों की किसी प्रकार से शिक्षा की कोई क्षति ना हो, आपकी कक्षाओं में, आपके ज्ञान में कोई कमी ना आए। इसलिए हम लोगों को भी सुदृढ़ होकर, एकजुट होकर इस कोविड-19 महामारी का सामना करते हुए और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो विपरीत समय मानव जाति के लिए चल रहा है, इसका साहसपूर्ण तरीके से, धैर्यता से सामना करते हुए हमें अपना पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिए। सभी लोगों को अपना घर पर रहकर ही, सुरक्षित रहकर ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। हम सब जब तक एकजुट नहीं होंगे, ये संक्रमण समाप्त नहीं होगा। इसलिए इसका एक ही इलाज है कि हम लोग पूर्ण रूप से एकजुट होकर अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। ऐसा हम आपसे कामना करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को शीघ्र ही समाप्त कर दे और हमारी जो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पहले से चल रही थी, उस प्रकार शैक्षणिक व्यवस्था पूर्ण रूप से पुनः निरंतर और शीघ्र प्रारंभ हो। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे।